हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के चैप्टर में हम लोग इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग को हर जगह पर देखने को मिलता है। इवन दो अभी आप अगर जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी देखने को मिलेगा, और आगे आप जब किसी भी प्रिपरेशन कम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे तब भी आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो इकोसिस्टम जो है वो ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी में भी ये देखा जाता है। तो इसलिए इकोसिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसलिए ध्यान से आइए, चलिए इस चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए। पहली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का। इकोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस की एक पार्ट है, जिसका एक बहुत छोटा सा एक पार्ट है इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम अपने आप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी एक छोटा सा अंश है इकोलॉजी का। सोचो कितनी बड़ी बात होगी इकोलॉजी, वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो इंटरेक्ट करती हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। ठीक है, एक इकोसिस्टम जो होता है वो एक चेन ऑफ इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो चेन होता है वही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। दोस्तों आगे देखेंगे इकोसिस्टम जो है मेजरली कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके साथ साथ में समझते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो लैंड बेस्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंटरेक्शन दिखाता है उनका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक एरिया में जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो लैंड बेस्ड कम्युनिटी को दिखाता है। लैंड बेस्ड कम्युनिटी मतलब जो ज़मीन पर रह रही कम्युनिटी है, जैसे कि कोई ज़मीन पर रहने वाला जानवर हो गया, ज़मीन पर रहने वाला बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, उन सब के आपस के जो चीज़ों को दिखाता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाता है। ये इस तरह से हो सकते हैं। सब फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो गया, टुंड्रा रीजन का इकोसिस्टम हो गया, या फिर डेजर्ट का इकोसिस्टम हो गया। ठीक, ये सारे होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, आगे जैसे समझते हैं कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम क्या है। फॉरेस्ट की इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जो कि डोमिनेटेड किया जाता है ट्रीज और एनिमल्स पे। आप देखोगे कोई फॉरेस्ट देखोगे तो वहाँ पे ट्रीज खूब सारे रहते हैं, एनिमल्स खूब सारे रहते हैं। तो ये क्या होता है, इन दोनों इन सभी के बीच में आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, इस चीज़ को हम लोग दिखाते हैं किसमें? फॉरेस्ट की इकोसिस्टम में। ठीक है, आगे ग्रासलैंड में बात करेंगे तो ग्रासलैंड जो होता है एक इकोसिस्टम का बहुत मेजर पार्ट है, जहाँ पर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स। जहाँ पर वेजिटेशन जो होता है वहाँ पेड़ आपको नहीं दिखता है। जैसे आप देखिए कई सारे मूवी वूवी के सीन वीन में यहाँ पर ऐसे कहीं टहल रहे होते हैं हीरो हीरोइन, तो यहाँ पर देखते हो कि कहीं आपको पेड़ नहीं दिखता है, लेकिन पूरी तरह से ग्रास से ये कवर्ड रहता है, जिसका मतलब है कि ये पूरी तरह से डोमिनेटेड है ग्रास से या फिर हर्ब से। ठीक है, तो ऐसा इकोसिस्टम क्या कहलाता है? ग्रासलैंड का इकोसिस्टम कहलाता है। अब आगे टुंड्रा रीजन का समझते हैं। टुंड्रा रीजन जो ठंडे रीजन होते हैं उनको टुंड्रा रीजन कहते हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी में टुंड्रा जो होता है एक टाइप ऑफ बायोम होता है वेयर ट्री ग्रोथ और क्या होता है हिंडर्ड बाई लो टेम्परेचर्स एंड द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स। मतलब कि हमें पता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत लो टेम्परेचर रहता है। इसी वजह से क्या होता है वहाँ पर जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इन्वायरमेंट। अब ऐसे में कैसे एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से आपस में, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि इसमें टुंड्रा रीजन के इकोसिस्टम में। ठीक है, अब डेजर्ट वाले में क्या होता है, यहाँ पर तो स्थिति बहुत गड़बड़ होती है। जितने यहाँ पर ठंडा उतने यहाँ पर गर्म होता है। एक डेजर्ट जो होता है बैरन एरिया होता है, लैंडस्केप होता है, वे लिटिल प्रिसिपिटेशन, जहाँ पर बारिश बहुत क्या होती है, कम होती है, ऑकर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंबल हो रहा था। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, लिविंग कंडीशंस आर हॉस्टाइल फॉर द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जहाँ पर क्या होता है, प्लांट और एनिमल लाइफ की कंडीशंस क्या होती है, लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती, बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं। ऐसे जगह पर कैसे प्लांट्स जीते हैं, कैसे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, कैसे ऊँट यहाँ पर जीता है, कैसे यहाँ पर कैक्टस उगता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि इसमें डेजर्ट की इकोसिस्टम में। ठीक है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। आगे देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे बच्चों। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर प्रेजेंट जब देखो वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके अंदर के इकोसिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है वो पॉन्ड में पाया जा सकता है, लेक में पाया जा सकता है, रिवर में पाया जा सकता है, स्ट्रीम में पाया जा सकता है, या फिर वेटलैंड में पाया जा सकता है। जबकि इनके जो पानी होती है उसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता है, सॉल्ट कंटेंट नहीं होते हैं। इसी वजह से ये क्या होता है, कंट्रास्ट होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं किसके, मैरीन इकोसिस्टम के।
ठीक है। मेराइन इकोसिस्टम क्या होता है भाई? मेराइन इकोसिस्टम इंक्लूड करता है सी को, ओशियन को, क्योंकि इनके जो पानी होती है उसमें क्या होता है, सॉल्ट का कंटेंट पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है बच्चों, किसके कंपैरिजन में, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, ठीक है। जबकि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कम वैरायटी होती है किसकी, जानवरों की, यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि जहाँ पर बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाए, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, उनमें विविधता बहुत ज़्यादा हो, उस तरह की चीज़ों को ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम की बात करेंगे। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के इकोसिस्टम बनता है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं भाई? तो बायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिंदा होते हैं, जैसे कि लिविंग होते हैं। प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करते हैं लेकिन इकोसिस्टम में बहुत इसेंशियल होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब लिविंग नहीं है लेकिन तब भी इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग बताओ है कि नहीं। आगे अगर वो ना रहे तो कैसे इकोसिस्टम चलेगा भाई? बायोटिक की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स। कंज्यूमर वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर पे या फिर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं बच्चों। कंज्यूमर जो होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है ये प्रोड्यूसर पर रहेगा, जबकि सेकेंडरी कंज्यूमर जो रहेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, जबकि टर्सरी जो है वो क्या करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। अच्छा, इसको प्राइमरी कंज्यूमर को 1 डिग्री कंज्यूमर भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को 2 डिग्री भी कहते हैं और टर्सरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स बेटा जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इनके मरने के बाद में इन्हें सॉइल में मिला देते हैं भाई। जैसे कोई भी आपने देखा होगा कहीं पर कोई जानवर मर जाता है, कोई चीज़ मर जाता है तो क्या करता है वो जो आपका कंज्यूमर डिकम्पोजर होता है वो उनको क्या करता है, ज़मीन पर मिला देता है पूरी तरह से। बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनको सड़ा करके ज़मीन में मिला देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है भाई? तो ये रेगुलेट करता है एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को, सपोर्ट करता है लाइफ सिस्टम को और रेंडर्स स्टेबिलिटी को प्रदान करता है हमारे जीवन में। ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, साइक्लिंग करता है ये। आगे इकोसिस्टम, ठीक है। अच्छा, लिंडमैन्स का लॉ जो था इकोसिस्टम में 10%, उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक जितने भी जो आपके क्या होते हैं भाई, जितने भी आपके फूड चेन में हर एक स्टेज होते हैं, ट्रॉपिक लेवल होते हैं, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर 10% एनर्जी क्या होती है, आगे बढ़ती, बाकी 90% एनर्जी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अरे सॉरी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ये क्या था, लिंडमैन्स लॉ था। इट मेंटेन्स द बैलेंस अमॉन्ग्स द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। ये मेंटेन करता है वेरियस जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनके बीच में बैलेंस को, ठीक है, मेंटेन करता है कौन, इकोसिस्टम। आगे ये साइकिल करता है मिनरल्स थ्रू बायोस्फीयर को, और द बायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सारे थे इको। दोस्तों इकोसिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड चेन। फूड चेन हम लोग हर एक क्लास में पढ़ते आए हुए हैं, हमें पता है फूड चेन एक प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल, जिसमें कि क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो ट्रांसमिट होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल मतलब होता है जैसे कि देखिए प्रोड्यूसर जो था इसने अपना फूड से एनर्जी, जब ये फूड ये प्रोड्यूस किया और ये क्या किया, अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट किया ग्रासोपर ने जब इसे खाया तब। 10% एनर्जी लॉस होती है, अभी मैंने बताया 10% ही एनर्जी आगे बढ़ती है, 90% लॉस हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है दूसरे फॉर्म में। तो ये लिंडमैन लॉ है। फिलहाल ये जो इसको खाएगा ग्रासोपर, और ग्रासोपर को कौन खाएगा, माउस। माउस को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। स्नेक को वल्चर खाएगा, और वल्चर के डेथ होने के बाद में वहाँ पर डिकेइंग मैटर्स वगैरह जो रहेंगे वो उगेंगे और डीके हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो ह्यूमस के तौर पर काम करेगा और यहाँ पर प्लांट उगेगा फिर से, फिर ग्रासोपर खाएगा। तो एक चेन बन रहा है। तो ये जो चेन है ये फूड चेन है यहाँ पर। और ये जो है कहीं ना कहीं फूड चेन जो होता है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को शो करता है कि कौन किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है, ठीक है। ये हमारा था फूड चेन। और इसके बाद में अब दोस्तों इतना ही था आज की क्लास में आप लोग के लिए। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अगर जो आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर के हम लोग आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।